लुहार था, हालात भट्टी, गलना भी पड़ा, ढलना भी पड़ा। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रिप बोहेमिया पर, टू एयर, टू लर्न एंड टू लिव लाइफ आउट ऑफ द बॉक्स। आई एम इशिका और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है जो मेरे पास एक क्वेश्चन के फॉर्म में आप सबके थ्रू आया कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट। अगले अटेम्प्ट की तैयारी किस तरीके से करें। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत लोग शायद नहीं पूछते हैं, अपने अंदर इस क्वेश्चन को कहीं दबा लेते हैं। दैट इज व्हाई आई हैव हाईलाइटेड। दिस वाज फर्स्ट आस्क्ड टू मी बाय अ स्टूडेंट ऑफ माइन जो इस अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाए CSA नेट का एग्जाम। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं आपको इसका उत्तर डिटेल में दूंगी और इस तरीके से दूंगी कि बाकी सबको भी इसका उत्तर मिले। तो आज ये उत्तर है उनके लिए और बाकी सभी के लिए जो इस क्वेश्चन को अपने अंदर कहीं दबा रहे हैं। जैसे कि हमने स्टार्ट करी एक बात से कि वक्त लुहार था और हालात भट्टी, जलना भी पड़ा और ढलना भी पड़ा। कहने की बात यहाँ पर किसकी तरफ इशारा करा जा रहा है। आपने देखे मिट्टी के बर्तन कैसे बनाए जाते हैं, है ना, कुम्हार उन्हें बनाता है और लोहार क्या करता है, वो लोहे को अलग अलग शेप देता है, दोबारा से गर्म कर कर भट्टी में चीजों को पक्का करा जाता है। जो मिट्टी से बनाया है उसको गर्म करके पक्का करा जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे किसी चीज को शेप करने की बात हो रही है। अगर आप इस प्रोसेस को जरा सा भी नजदीक से देखें या इसके बारे में पढ़ें तो आपको पता लगेगा कि कैसे उस गीली मिट्टी को हम शेप देने की कोशिश करते हैं और फिर शेप देने के बाद उसको कभी तीखी चीजों से, कभी नोकीली चीजों से उस पर आकार बनाए जाते हैं, उसकी शेप दी जाती है। जब उसको व्हील पे रख के घुमाया जाता है और जब वो शेप तैयार हो जाती है तब उसको बहुत सारे हीट और प्रेशर के अंदर भट्टी में रखा जाता है ताकि वो शेप पक्की हो जाए और तब जाकर एक मिट्टी का बर्तन निकल कर आता है। ऐसे अगर आपने देखा हो बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन के दौरान उस टाइम पे लोहे की चीजों को अगर हमें रीशेप करना है तो उसे बहुत हीट के अंदर मेल्ट करा जा रहा होता है। आपको जैसे स्पार्कली लाइट्स दिखेंगी जैसे कि फायर क्रैकर्स में से नजर आती हैं और वो प्रोसेस चल रहा होता है। तो आप देख रहे हैं हीट और प्रेशर का यहाँ पे इस्तेमाल करके कुछ नया, कुछ यूजफुल, कुछ बेहतर बनकर आ रहा है। इसलिए मैंने इन लाइंस का प्रयोग किया आपको बताने के लिए कि अगर आपका अटेम्प्ट पहला रहा और उसमें एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, आपको दूसरे अटेम्प्ट की तैयारी करनी पड़ी है, दूसरे में भी क्लियर नहीं हुआ, आपको तीसरे की तैयारी करनी पड़ रही है, तो किस तरीके से आगे जाना है, क्या आपके ऑब्वियस क्वेश्चंस होने चाहिए जो आपको खुद से करने हैं और आगे किस राह पर जाना है, ये तो हम अभी डिसाइड करेंगे सेशन के दौरान। एंड तक बिल्कुल बने रहिए। बट सबसे जरूरी चीज यहाँ पर यह है कि आप याद दिलाएं खुद को कि अगर लाइफ में हम कभी भी अंडर प्रेशर है ना, तो इसका मतलब हम पे काम करा जा रहा है और हमें निखारा जा रहा है और हमें कुछ बेहतर बनाया जा रहा है। और आगे जब हम निकल कर आएंगे तो एक बेहतर प्रोडक्ट निकल के आएगा, एक बेहतर इंसान बनकर आएंगे। जैसे कि आपने डायमंड का सुना ही होगा, थोड़ा क्लीशे एग्जाम्पल है बट द बेस्ट एग्जाम्पल, कि जब पत्थर हजारों साल या उससे भी ज्यादा साल तक दफन रहता है जमीन के अंदर, बहुत प्रेशर, बहुत हीट के अंदर, तो क्या बनता है, डायमंड बनता है। आपको पता है डायमंड कहाँ से निकलता है, कोल माइन में से निकलता है, काला होता है, काला पत्थर होता है। तो कुछ काला पत्थर कोयला कहलाता है और उसको आम यूज में लाया जाता है और कुछ काला पत्थर तराश के डायमंड बन जाता है। सेम जगह पर सेम माइन में से ही निकलते हैं, उसके बावजूद भी दोनों की वैल्यू अलग अलग, कितनी अलग अलग है हम सब जानते हैं। कोयला सब अफोर्ड कर सकते हैं, जो साइड पे रेडी लगा के कभी कभी कपड़े प्रेस करते हैं, भुट्टा भूनते हैं आग के लिए, जो वो भी अफोर्ड कर सकते हैं। और जो फ्लाइट में बैठते हैं, जिनके पास प्राइवेट फ्लाइट्स हैं, वो भी अफोर्ड कर सकते हैं। बट डायमंड की वैल्यू तो बहुत ज्यादा है, वो सब अफोर्ड नहीं कर सकते हैं आमतौर पर। तो इसलिए इतना ही ज्यादा वैल्यू में डिफरेंस कैसे आया, ये डिफरेंस आया प्रेशर से, हीट से, टेम्परेचर से, रगड़े से। तो आपको यही बताने की कोशिश यहाँ पे करी जा रही इन पंक्तियों में, जो कविता लिखने वाले कवि हैं उनके द्वारा, कवित्री है उनके द्वारा और मेरे भी द्वारा, कि प्रेशर हमेशा आपको कुछ पॉजिटिव चेंज आपके अंदर इंट्रोड्यूस करने के लिए आपको दिया जाता है, आपको प्रेशर के अंदर डाला जाता है। ह्यूमन की एक टेंडेंसी है, आपको पता है, उल्टा है। हमारे अंदर सब कुछ डुअल नेचर का है। तो अगर हमें ईज और कंफर्ट में छोड़ दिया जाएगा ना तो हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, लेथार्जिक हो जाता है। पर अगर हमें कुछ नया सिखाना है तो हमें प्रेशर में, अगर हमें और प्रेशर में रखा जाएगा ना तो हम ज्यादा परफॉर्म कर पाते हैं।
मैं बिल्कुल भी से ये नहीं कह रही कि पूरी ज़िंदगी आपको स्ट्रेस में रहना चाहिए, मैं आपको स्ट्रेसफुल लाइफ के लिए एनकरेज नहीं कर रही हूँ। मैं आपको इस बात के लिए एनकरेज कर रही हूँ कि जब लाइफ में कुछ डिफ़िकल्ट, कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे आएँ जो विपरीत हों, जैसे आपने एक्सपेक्ट करा हो वैसे ना हो, तो उस केस में आपको निराश नहीं होना है, उदास नहीं होना है, आपको याद दिलाना है कि ये सर्कमस्टेंसेस अगर आए हैं, तो ज़रूर मेरे ऊपर दोबारा से काम करा जा रहा है और कुछ बेहतर निकल कर आएगा। तो मुझे इतना लंबा सुनने के लिए शुक्रिया। आई होप इससे आपको कुछ मिला, कुछ लेसन। अब चलते हैं अपने पॉइंट्स पर, जो कि एक प्रेजेंटेशन मैंने आपकी प्रिपेयर करी है। मैं आपको बताना चाहती हूँ उससे पहले कि इस प्रेजेंटेशन में हम स्टार्ट करें, आप एक प्रश्न देख पा रहे हैं कि अगले अटेम्प्ट के कैसे तैयार करना है। अब मैं आपको बताऊंगी कि किन लोगों को आखिरी तक प्रेजेंटेशन देखनी है, सबको नहीं देखनी है। तो आगे चलने से पहले आपको एक सवाल अपने आप से पूछना है। देखो, कभी कभी हमारा अटेम्प्ट इसलिए फेल होता है क्योंकि हम तैयार नहीं होते। हमें दोबारा बेहतर प्रिपरेशन के बाद आना होता है और दोबारा अटेम्प्ट देना होता है। और कभी कभी अटेम्प्ट इसलिए फेल होता है कि हमें बताया जाता है कि बैठ के सोचो क्या ये लाइन तुम्हारे लिए है भी। समझे? जरूरी नहीं है कि अगर आपका एक अटेम्प्ट फेल हुआ तो आपको 2 और 10 अटेम्प्ट और दोबारा देने हैं। और जरूरी नहीं है कि एक अटेम्प्ट फेल हो गया तो दोबारा कोई अटेम्प्ट नहीं देना। तो ये डिपेंड करता है आपके इंडिविजुअल प्रोसेस पर, आपके इंडिविजुअल पाथ पर। हम सब यहाँ पे एक पाथ लेकर आते हैं अपनी लाइफ में, है ना, सीखने के लिए, करने के लिए, एक्सपीरियंसेस के लिए। तो आपको अपने इंडिविजुअली ये सोचना है, बैठ के अपने आप से पूछना है कि इज दिस सब्जेक्ट फॉर मी। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, बात करना आसान रहेगा। जैसे कि मैथ्स में CSI नेट एग्जाम आप लोगों ने दिया, आप इसको किसी भी चीज से रिप्लेस कर सकते हैं। कोई इंटरव्यू, कोई और मुश्किल घड़ी आपकी लाइफ में जो आपको एग्जाम जैसी लग रही है, उसे रिप्लेस करके बिल्कुल उसी तरीके से आप सारे क्वेश्चंस को मोल्ड कर सकते हैं। हम यहाँ पे एग्जाम का रेफरेंस लेकर चलते। तो अगर आपका एंट्रेंस एग्जाम था CSI नेट मैथमेटिक्स, यानी कि आपने MSc कंप्लीट करने के बाद वो एग्जाम दिया PhD में एडमिशन के लिए, अथवा आपने एग्जाम दिया होगा लेक्चरशिप के लिए या प्रोफेसर बनने के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए, ठीक है ना। ये एग्जाम आपका क्लियर नहीं हुआ, तो अब आपको रोक कर अपने आप से सवाल पूछना है कि MSc करने के बाद क्या मैं अगला पढ़ाव ऐसा चाहती हूँ, मुझे एग्जाम देना क्यों, अपने रीजंस वाई आपने लिखना है और पूछना है कि वाई ये एग्जाम में देना क्यों चाहती हूँ, व्हाट आर माई रीजंस। लिस्ट बनाओ। अगर मैं एग्जाम दोबारा दूंगी तो क्या होगा, प्रोज, एंड देन कॉन्स। अगर दूंगी तो क्या बुरा हो सकता है ना। बुरा क्या होगा, एग्जाम देने से बुरा ये होगा अगर आपके लिए पाथ है ही नहीं, आपको कोई पसंद ही नहीं है, आप किसी और के एग्जाम्पल को फॉलो करके इसको बस आंखें बंद करके फॉलो कर रहे हो, आपने अपने दिल से बात ही नहीं करी, आपने आपसे पूछा ही नहीं है, तो फिर आप अपना साल जो और इन्वेस्ट करोगे वो टाइम वेस्ट होगा। बट अगर आपके लिए यही पाथ है तो बेशक आप 10 अटेम्प्ट भी और दोगे, वो टाइम इन्वेस्ट होगा। तो ऐसा नहीं है कि देयर इज वन आंसर फॉर ऑल, एवरीवन हैव देयर ओन यूनिक पाथ। इसलिए सबकी जर्नी अलग है, सबका पाथ अलग है, सबके लिए आंसर अलग है। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया हो। ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसका उत्तर आपको एक दिन में मिल जाए, हो सकता है इस उत्तर के लिए आपको कुछ दिन लग जाए, पर आपको रोज एक काम करना होगा। वो क्या है, तो आपको रोज ये काम करना होगा, प्रोज एंड कॉन्स लिस्ट बनानी होगी जब तक आपको इस सवाल का उत्तर ना मिल जाए कि वाई, क्यों मुझे आगे जाना है या नहीं जाना। दोनों स्थिति में आपके पास उत्तर होना चाहिए कि आगे क्यों नहीं जाना, आपके पास रीजंस होने चाहिए स्ट्रॉन्ग। ऐसे नहीं कि मन नहीं कर रहा, मन नहीं कर रहा कोई रीजन नहीं होता है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं दिल से इमोशनली ऐसा लग रहा है, वो भी रीजन सही नहीं है, क्योंकि हम एग्जैक्टली इमोशनल फीलिंग में और गट फीलिंग में डिफ्रेंशिएट कर पाए हर बार ही जरूरी नहीं है। तो उसको गट फीलिंग कह देना कि नहीं आपकी सिक्स सेंस ही बता रही है, सही नहीं है। तो आपके पास रीजंस होनी चाहिए वाई। अब आगे जाना है या नहीं जाना, दोनों केस में आपको आंसर देने हैं। कैसे मिलेंगे, प्रोज एंड कॉन्स लिस्ट बनाओ। फॉर एग्जाम्पल, आपने एग्जाम्पल है, सबके लिए अलग उत्तर हो सकते हैं, आपको उदाहरण दे रही हूँ, आप लिस्ट बना सकते हो कि अगर मैं CSI नेट एग्जाम देती हूँ तो मेरे पास ऑप्शन क्या रहेगा कि मैं प्रोफेसर बन सकती हूँ, फर्दर जाके एग्जाम क्लियर करके प्रोफेसर बनने की अपॉर्चुनिटी खुली रहेगी। अगर नहीं देती हूँ तो अपॉर्चुनिटी क्लोज हो जाएगी, क्योंकि ये मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, राइट। चलो, आपको देखना है, जो भी है आपको अपने अपने अलग इंडिविजुअल आंसर्स हो सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक साल इन्वेस्ट करती हूँ पर मेरे को इससे मजा नहीं आता, मुझे क्या पसंद है, मुझे ज्यादा पसंद है, फॉर एग्जाम्पल मुझे पेंटिंग करना पसंद है। अब मुझे पेंटिंग पसंद है और मैं अगर इसको कंटिन्यू करती हूँ तो क्या होगा, मैं पेंटिंग प्रैक्टिस नहीं कर पाऊंगी। तो प्रोज, अभी आपको देखना है आप किस तरफ हो। पहले आप ये देखिए चलो कि अगर आप कंटिन्यू करते हो, अगर आप कंटिन्यू कर रहे हो फिर आपके साथ क्या हो रहा है। अगर आप प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रहे हो तो प्रोफेसर बन पाओगे, पर फिर आप पेंटिंग को ज्यादा टाइम नहीं दे पाओगे जो आपको ज्यादा पसंद है। फॉर एग्जाम्पल, जो आपकी कॉलिंग जो है आप बचपन से करते हो, आप उसमें बहुत अच्छे हो, पर आपने उसको कभी ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करा, ठीक है, आप वो नहीं कर पाओगे, उसको ज्यादा टाइम नहीं दे पाओगे।
ठीक है, तो ये आपका नुकसान हो जाएगा। इस तरीके से आप पैरेलल और पॉइंट्स बना सकते हो। आपके लिए अगर अर्निंग या सैलरी माइंड में है कि प्रोफेसर बन के मेरे को एक फिक्स इनकम इतनी मिलेगी जो मैंने सोच के रखा था, पर अगर मैं इसको ड्रॉप करती हूँ तो उसके बाद मुझे सपोज पेंटिंग अगर आप एज अ करियर चूज करते हो तो आपको एकदम जीरो से स्टार्ट करना होगा, एकदम ABCD से स्टार्ट करना होगा, और आपकी इनकम इन द बिगिनिंग, आपकी जो इनकम है वो फिक्स नहीं होगी। तो इस प्रकार से आप क्या बना सकते हैं, प्रोज एंड कॉन्स लिस्ट। ये एक उदाहरण है, आपको अपने हिसाब से बनानी है जो आपको बेहतर लगे, जो आपके दिल से आवाज आ रही है। दिल का मतलब एग्जैक्टली दिल नहीं होता, ये वाला दिल नहीं है। दिल का मतलब है जो आपके कॉन्शियस से आवाज आ रही है। हम इस दिल की बात नहीं करें, नॉट एग्जैक्टली दिस। ये टॉकिंग अबाउट योर कॉन्शियस, अबाउट योर एक्सपीरियंसेस। अगर आप 26 साल के हैं, 25 साल के हैं, 24, 21, 19, तो आपके वो जो 19 साल या 21 साल या 26 साल जो भी आपकी एज है, XYZ, जितना भी आपकी वो एज, जितने ईयर्स का एक्सपीरियंस रहा है, उस एक्सपीरियंस को आपने यूज करके, अपनी विजडम को यूज करके लिस्ट बनानी है। इसमें बेशक 20 पॉइंट हो, बेशक 10 हो, कोशिश करो 10 से ज्यादा हो, क्योंकि हमारे पास पॉइंट्स बहुत होते हैं। हम लिखेंगे नहीं, कंजूसी करेंगे ना, तो क्लैरिटी नहीं आएगी। लास्ट में पता है क्या करो, बच्चों वाला काम करो। अब प्रोज एंड कॉन्स में काउंट करो कि किसके ज्यादा है। सपोज प्रोज हमारे पास 2 है और कॉन्स 3 है, यानी कि नुकसान ज्यादा हो रहा है इसको करने का। इस तरीके से आपने सोचना है, और ऐसी लिस्ट आप 1-2 बार बना के देख सकते हैं, आपको और क्लैरिटी आएगी। अब जब आपका पूरा ये क्लैरिटी आ चुकी हो कि आपको आगे जाना है या नहीं जाना, तो फिर आप यहाँ पर रुके मेरे साथ और आगे चले और इस प्रेजेंटेशन को कंटिन्यू करें कि अगर आगे जाना है तो आपको ये देखनी है आगे तक कि आगे कैसे जाना है, अटेम्प्ट दोबारा कैसे देना है। अगर आगे इसमें नहीं जाना तो फिर इस प्रेजेंटेशन में टाइम वेस्ट मत करो। मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि सब वीडियो देखें। ऐसा नहीं कि यहाँ प्रमोशन करा जा रहा है, यहाँ पे एक मैसेज है आप सबके लिए। अगर आपको लगता है आपको एक एग्जाम आप दे चुके दोबारा देना है, आपको नहीं पता कैसे देना है, मैं सिखा रही हूँ। अगर आप एक इंटरव्यू दे चुके आप उसमें फेल कर गए, आपको नहीं पता दोबारा कैसे देना है, मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसी तरीके से कोई भी लाइफ का सर्कमस्टांसेस आपने एक बार दोबारा ट्राई करना चाह रहा है और आपको नहीं पता कैसे करना है, तो मैं आपको सिखाना चाह रही हूँ यहाँ पे। अगर आपको लगता है कि नहीं आपको रास्ता बदलना है यहाँ से, तो फिर आपको इस वीडियो में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। आपको प्रोज एंड कॉन्स लिस्ट को एक टूल की तरह इस्तेमाल करें, जितनी जानकारी भी दी गई है उतनी आपकी काम की, और फिर आप अपना रास्ता बदले, उस तरीके से तय करें, राइट। पर इस वीडियो को देखने का नुकसान किसी को नहीं होगा, क्योंकि लाइफ में बहुत बार ऐसा स्टेज आता है कि हमें कुछ चीजें दोबारा ट्राई करनी पड़ती है। हमें पता होना चाहिए हमें उसका हौसला कहाँ से लाना है। तो चलते हैं फिर बिना फर्दर डिले के इस सवाल के जवाब की तरफ कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट। करा जाए काम। एनालाइज पास्ट परफॉर्मेंस। अभी आपने एक एग्जाम दिया, हम एग्जाम के कंटिन्यू रखेंगे एग्जाम्पल को लेकर। आप अपनी लाइफ में जहां पर भी हो, इंटरव्यू है, जो भी चीजें उस पर आप लगा सकते हो। आपने एक बार एग्जाम दिया, अब वो क्लियर नहीं हुआ, तो सबसे पहले आपकी स्टेटमेंट होती है कि मैम मैं फेल कर गई या मैं फेल कर गया। ऐसा नहीं होता। मैंने बहुत अच्छे एक्सपीरियंस से सीखा कि हम कभी फेल नहीं करते, हमारा अटेम्प्ट फेल करता है। तो आपका कहना होना चाहिए कि मैम मेरा ये वाला अटेम्प्ट फेल हो गया, है ना। अगर आपका एक अटेम्प्ट फेल हो गया तो अगले अटेम्प्ट में हम कैसे सीख सकते हैं, पहले अटेम्प्ट में जो भी आपने करा उस परफॉर्मेंस को एनालाइज करो। एनालाइज का मतलब कमी निकालना नहीं होता है, एनालाइज मतलब देखना होता है आपने क्या अच्छा करा और क्या बुरा करा, दोनों चीजें। सिर्फ नेगेटिव पे फोकस नहीं करना, पॉजिटिव पे भी करना है। जो अच्छा करा उसको दोबारा करना है, जो नेगेटिव करा उसको स्ट्रेंथन करना है, पॉजिटिव की तरफ लेके जाना है, उसमें और एनर्जी डालनी है और फिर उसको ज्यादा करना है, राइट। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप वीक एरियाज, जैसे हम एग्जाम का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, तो अगर आप एग्जाम देकर आए हो उसमें आपका स्कोर जो है कट ऑफ पार नहीं करा, तो आपके पास आपकी आंसर शीट आई है, आप क्या करो, थोड़ा सा मेहनत करो। आंसर शीट में अलग अलग क्वेश्चंस आपके पास आए, क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करो। लीनियर अलजेब्रा के कितने क्वेश्चंस थे, उसमें से आपके कितने क्लियर हुए, कितने सही हुए, तो 4 ठीक हुए अगर 10 में से, तो आपको लिख लेना है। फिर रियल एनालिसिस के कितने क्वेश्चन कितने में से ठीक हुए, इंटीग्रल कैलकुलस के कितने क्वेश्चन कितने में से ठीक हुए, एंड सो ऑन। लिस्ट बना लो। मैं सिर्फ मैथ्स का एग्जाम्पल दे रही हूँ सब्जेक्ट्स का, क्योंकि अभी हम उस पर उसको एग्जाम्पल की तरह लेके यूज करके चल रहे हैं। आप इसको किसी भी और एग्जाम्पल पे लगा सकते हैं। आपने इंटरव्यू दिया और फेल हो गया, तो आप सोचो कि इंटरव्यू में आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। इंटरव्यू बेसिकली होता क्या है, आपको आप कितना बेहतर खुद जानते हो ये पता करने का एक तरीका, और उस जर्नी के दौरान वो जो इंटरव्यू आपका ले रहे होते हैं वो इंटरव्यूअर आपको पहचान जाए। बस इतनी सी जर्नी होती है। तो अगर आप उसमें कहीं अटक रहे हो तो आपको देखना है कि कौन सा सवाल है जो आपको ज्यादा सोचने में मजबूर करा था, जिसके बारे में आपने पहले कभी सोचा नहीं है, इसलिए आप हाँ बोल नहीं पाए। समझ गए? इस तरीके से सोचे। सो आइडेंटिफाई योर वीक एरियाज। कौन से ऐसे स्पेसिफिक टॉपिक्स या कॉन्सेप्ट्स हैं जिसपे आप स्ट्रगल कर रहे हो, जिसपे आपने ज्यादा मेहनत नहीं करी, ज्यादा सोचा नहीं, आपने उन वीक एरियाज को लिख लेना है, क्योंकि वो वीक एरियाज क्वेश्चन में एग्जाम में आ रहे हैं पर आपको नहीं ठीक से आते, आपने उसी पे आगे ज्यादा काम करना है। रिव्यू मिस्टेक्स।
हम सबसे मिस्टेक्स हुए हैं, बेशक वो इंटरव्यू हो, एंट्रेंस एग्जाम हो, जो गलतियां हुई उन पर दोबारा सोचो, रिव्यू, दोबारा देखो उनको कि कैसे गलती हुई, क्या वो गलती जो आपने करी वो किस प्रोसेस पे थी, या तो प्रोसेस आपको आता नहीं था या आपको आता था, आपने गलती से मिस्टेक कर दी, कोई कैलकुलेशन की कोई सिली मिस्टेक है, जो भी चीज है उनको दोबारा नजर डालो, नजर से दोबारा जाने दो, ठीक है। या फिर आपको देखना है कि क्या ये जो गलतियां हैं ये किसी और रीजन के चक्कर में है, तो आपको देखना है कहीं टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत तो नहीं आई एग्जाम में, ऐसा तो नहीं कि जल्दबाजी में आपने एग्जाम में क्या करा, कोई चीज क्वेश्चन में एक वर्ड पढ़ा नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपसे बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू या फिर आर नॉट ट्रू, आपने नॉट नहीं पढ़ा, आपने आर ट्रू पढ़ लिया और ऑप्शन में से वो सिलेक्ट कर लिया जो सही है। तो ये क्या हो गया, टाइम मैनेजमेंट में आपने क्या करा, थोड़ा सा पैनिक कर गए। आपने देखना है कहाँ पे कमी है, सीक फीडबैक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जब ये लिस्ट बना ली ना, अपने वीक एरियाज की पहले लिस्ट बनाओ, आपको देखना है कि कितने आपने लीनियर अलजेब्रा में गलत करे, कितने कहाँ पे गलत करे, फिर अपनी मिस्टेक्स रिव्यू करो, ये सब करो। जब ये दोनों पॉइंट कर लो, ऑर्डर में जाना है। तो तीसरा पॉइंट है फीडबैक सीख करो किसी भी मेंटर से, जो आपको लगता है आपके टीचर हो सकते हैं, आपके एल्डर ब्रदर या सिस्टर, कोई फ्रेंड हो सकता है, कलीग हो सकते हैं, उनसे पूछो कि ये मैंने अपने लिए कुछ एनालाइज करके एक एनालिटिक चार्ट बनाया, मुझे बताएं कि अब इसमें फर्दर कैसे काम करा जा सकता है। इससे क्या होता है ना, जब आप अपने आप ही लगे हो, आपको पता नहीं चल रहा कि कहाँ कमी आ रही है, आपने अपने हिसाब से कमियां पहचानी, नाउ टेक एडवाइस फ्रॉम समवन, ठीक है, whom you trust। अगली चीज, क्रिएट अ स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान। अब जब आपने देखी है कि कहीं ना कहीं कमी आ रही है, आपने सारी रिव्यू कर ली, आपने उसके बारे में किसी मेंटर से डिस्कस भी कर लिया, अब आपको पता है गलतियां कहाँ पर हैं और कहाँ पे आपने अच्छा करा था। जो अच्छा करा था वो कंटिन्यू दोबारा करना है, ऐसा नहीं कि वो कर दिया था छोड़ देना है। अगले अटेम्प्ट 1 साल बाद आप दोगे या 6 महीने बाद दोगे, तब तक आपको दोबारा से सब कुछ रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो जो पॉजिटिवली आपने अच्छी तैयारी की थी उसको भी दोबारा करना है, पर जहां पे कमी रह गई थी उस पर डबल एनर्जी लगानी है। अब डबल एनर्जी लगाने के लिए आपको बनाना पड़ेगा एक स्टडी प्लान। मुझे मालूम है आप सबने बहुत स्टडी प्लान्स बनाए और आप उस पर कभी फॉलो नहीं कर पाते, और ये सही बात है, 100% नहीं कर सकते। पर स्टडी प्लान बनाने से क्या होता है, अगर आपके पास एक, I'll give you an example, जैसे मेरे पास अपने लिए है, आई हैव दिस स्लेट काइंड ऑफ अ थिंग, आई राइट थिंग्स ऑन इट जो मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, जो शेड्यूल करनी है मुझे, एंड देन आई कीप ऑन क्रॉसिंग देम। क्या जरूरी है एक दिन में सारी हो जाए, नहीं होती है, ऐसे कभी कभी हो भी जाती है, कभी नहीं भी होती, तो क्या करना है, तो वो अगले दिन हम कंप्लीट करेंगे। पर इससे हमें पता है कि हमारे दिमाग में क्या क्या टास्क हैं जो करने जरूरी हैं। हर दिन सुबह उठ के दोबारा नई लिस्ट बनाओ, अगर कल का कुछ काम पेंडिंग है उस नई लिस्ट में दोबारा से उसको री एडजस्ट करो, ताकि आपको पता हो कि आज का आपका टारगेट क्या है। इट्स गुड टू गिव योर सेल्फ टारगेट, एक स्ट्रक्चर स्टडी प्लान बनाओ, है ना, रियलिस्टिक गोल सेट करना है। ऐसा भी नहीं कि आप एक दिन में बहुत एक्साइटेड होकर बहुत सारा काम ले लो जो कि 1 हफ्ते का है, आप एक दिन में उसको दे रहे हो, फिर वो होगा नहीं एक दिन में, फिर आप डिसअपॉइंट होगे स्टडी प्लान से। ऐसा प्लान बनाओ जो अचीवेबल हो। इनफैक्ट स्टार्टिंग में थोड़ा इजी बनाओ, थोड़ा ज्यादा उसमें ब्रेक्स रखो, थोड़ा इजी प्लान बनाओ, ताकि जब आप फॉलो करो आपको अच्छा लगे, आपको अपने आप को और ज्यादा शाबाशी देने का मन करे, और फिर थोड़ा सा उसमें और चीजें ऐड करते जाओ। अगली चीज है, टाइम को बहुत अच्छे से इफेक्टिवली एलोकेट करो, जहां पे ब्रेक लेनी चाहिए, जहां खाने के लिए आपको चाहिए, जहां पे आपको थोड़ा सा वॉक के लिए जाना चाहिए, जहां पे आपको थोड़ा सा म्यूजिक सुनना चाहिए, बिल्कुल आंखें बंद करके लेट जाना चाहिए, आपको एलोकेट उस तरीके से टाइम करना है। क्योंकि पढ़ते वक्त 24 घंटे पढ़ना इज नेवर एडवाइजेबल, मैं कभी नहीं कहूंगी। आई विल एडवाइज यू कि अगर एक दिन में आप पढ़ रहे हो ना, अगर आपकी एवरेज नेट एग्जैक्टली जिस टाइम पे आप सीरियसली पढ़ रहे हो वो टाइम आपका 4 घंटे है, मैं तो कहूंगी उतना काफी है, ट्रस्ट मी। मैं आपको सीरियस बात बता रही हूँ, मजाक की बात लग रही होगी क्योंकि सब बहुत ज्यादा टाइम बताते हैं, 8 घंटा 16 घंटा। मैं बोल रही हूँ अगर आप नेट 4 घंटा इफेक्टिव स्टडी कर रहे हो, इफेक्टिव मतलब उस टाइम पे सिर्फ पढ़ रहे हो, कहीं और ध्यान नहीं है आपका, तो उतना काफी बस। अब वो आप ब्रेक में ले सकते हो, 1-1 घंटे दिन में किसी भी टाइम पे डिवाइड कर दो, इकट्ठे ले सकते हो, 2 घंटे एक बार, 2 घंटे एक बार, जैसे आपको करना है। पर मैं आपको ये एग्जाम्पल दे रही हूँ क्योंकि मेरे लिए ये काम करा है हमेशा, आपके लिए आपको देखना है, क्योंकि हम सब इन 5 उंगलियों की तरह अलग है, सबकी कैपेसिटी अलग है, सबकी कैपेबिलिटीज अलग है, सबकी हैबिट्स अलग है, सबका एनवायरमेंट अलग है। तो मुझे अगर 4 घंटे लगेंगे तो जरूरी नहीं है आपको भी उतना ही लगे, आपको अपने आप को खुद स्टडी करना है और देखना है, यही मेहनत आपको करनी है। प्रायोरिटाइज योर टॉपिक्स, कैसे टॉपिक प्रायोरिटाइज करने हैं, जहां पे आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है, जहां आपने अच्छा परफॉर्म नहीं करा, अब उनको पहले करना है, क्योंकि उनसे तो डर लगता है ना, आपको वहीं का डर हटाना है, और दूसरे टॉपिक्स को बाद में करना है, पर करना है उनको भी है, पर पहले प्रायोरिटी किसको देनी है, जहां पे इंप्रूवमेंट की ज्यादा जरूरत है। यूटिलाइज रिसोर्सेज, कैसे रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना है। अब हम सब क्या करते हैं, एक बार मोबाइल उठा लिया हमने तो बस फिर देखने की तो कुछ और इंटेंशन थी, पर चलाने के बाद भूल ही गए यार कि करना क्या था।
हम क्या करने लग गए, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने लग गए, यूट्यूब स्क्रॉल करने लग गए, रील्स देखने लग गए। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको कोई भी आइडिया नहीं रहेगा। तो मैं क्या सजेस्ट करूंगी, जब भी आपको पढ़ते वक्त किसी चीज से हेल्प लेनी है तो आप टेक्स्ट बुक्स यूज करो। अगर आपको कोई ऑनलाइन रिसोर्स यूज करना है तो जैसे आपका 4 घंटे का स्टडी टाइम मैंने आपको रफली बताया है, सपोज आपका स्टडी टाइम चल रहा है आपके स्टडी प्लान के हिसाब से 2 घंटे का, उसके बाद ब्रेक है, तो वो ब्रेक में आप कर सकते हो वाला काम, है ना। या जब आपका स्टडी टाइम खत्म होने वाला है लास्ट के 15 मिनट में कर लो, ताकि उस टाइम पे डिमोटिवेशन का चांस कम हो, आपको हो कि डाउट सॉल्व करके काम खत्म करें। तो ऑनलाइन रिसोर्सेज का आप इस्तेमाल कर सकते हो पॉजिटिवली, ऐसा ना हो कि आप उनको सिर्फ रील्स देखने में इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, बात सही है। आगे चलें, ये थी दूसरी बात कि आपने स्टडी प्लान बनाना है। तीसरी बात, प्रैक्टिस रेगुलरली। अब आप में से बहुत स्टूडेंट्स ऐसा करेंगे, क्योंकि मैं आपको इसे पता है कैसे बता रही हूँ, क्योंकि मैंने भी करा है। आई हैव क्लियर CSN नेट एग्जाम ट्वाइस, 2 बार क्लियर करा मैंने, बहुत अच्छी रैंक से, दोनों बार डबल डिजिट रैंक, एक बार 33, एक बार 77, ऑल इंडिया रैंक है ये। तो ऐसा नहीं है कि मैंने पहली बार में इतनी अच्छी रैंक्स लाई। मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ, बताना चाहूंगी आपको कि मैंने इससे पहले 3 अटेम्प्ट दिए थे जिसमें मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ था। वो अलग बात है कि वो अटेम्प्ट मैंने MSc के दौरान दिए थे, तो ऐसा नहीं हुआ कि मेरे साल वेस्ट हुए, क्योंकि 3 अटेम्प्ट जो है वो MSc के दौरान ही दे दिए। तो जब MSc खत्म हुई फिर जो अटेम्प्ट दिए उसमें सक्सेस मिल गया, पर पहले 3 अटेम्प्ट में रिजल्ट नहीं आया था। बाकी 2 अटेम्प्ट में बहुत अच्छा रिजल्ट आया और डबल डिजिट रैंक आई दोनों अटेम्प्ट में, नेट भी और JRF भी लगा। ठीक है, यानी कि स्कॉलरशिप भी लग गई। तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि मैं जो सब बता रही हूँ अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि कुछ अटेम्प्ट फेल हुए, तो मैंने देखा कि कैसे दोबारा उन अटेम्प्ट जो फेलियर्स हैं उनको यूज करके आगे दोबारा बढ़ना है। अब जो अटेम्प्ट फेल हुए उनसे या तो आप खुद को फेलियर समझ सकते हो, फिर तो कुछ नहीं होगा, या आप ये समझ सकते हो कि अटेम्प्ट फेल हुए, मैं फेल नहीं हुई। हम उन अटेम्प्ट्स को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं और आगे चढ़ जाते हैं अपनी मंजिल की तरफ, राइट। सो प्रैक्टिस रेगुलरली, ऐसा नहीं कि एक दिन प्रैक्टिस कर ली क्योंकि अभी नया नया शौक चढ़ा, या 2 दिन या 1 हफ्ते प्रैक्टिस कर ली कि यार इस बार तो एग्जाम निकालेंगे और बाकी टाइम कुछ नहीं करा, ऐसा भी हो जाता है। मैंने बताया ना, मैंने स्टार्टिंग में 3 अटेम्प्ट लगातार फेल करे। कैसे हुआ कि मैंने एक एग्जाम फेल करने के बाद सोचा कि थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से पढ़ाई करेंगे, पर फिर क्या हुआ, जिस टाइम पे मैं MSc गई थी उस टाइम पे कोरोना, है ना, वो जो पैंडेमिक था वो आया था। आई नो दैट इज नो एक्सक्यूज, पर उससे सब कुछ हिल गया था। पढ़ाई भी हिल गई थी, कॉलेज भी हिल गया था, हम कॉलेज नहीं जा पा रहे थे। आई हार्डली वेंट 6 मंथ्स, अटेंडेड 6 मंथ्स ऑफ कॉलेज ड्यूरिंग माई मास्टर, बाकी साढ़े 1.5 साल घर से हमने अटेम्प्ट करी मास्टर्स डिग्री। एंड इसका मतलब है कि उस टाइम पे लेक्चर सीरियसली नहीं हो पा रहे थे, और ऑफ कोर्स पढ़ने में एफर्ट जीरो हो गया था, बिल्कुल जीरो हो गया था। आई बी वेरी ऑनेस्ट, मैं उस दौरान भी पढ़ा रही थी, तो पढ़ाने के एफर्ट में कमी नहीं आई थी, जितना पढ़ाने के लिए पढ़ना था उतना ठीक है, पर अपनी सेल्फ स्टडी पे एकदम एफर्ट जीरो हो गया था। और इस चक्कर में थोड़ी सी प्रैक्टिस, एकदम अटेम्प्ट जब खराब होता है, रिजल्ट आता है, थोड़ा सा तो मोटिवेशन में प्रैक्टिस कर लेता है कि नहीं अगली बार क्लियर करना है। फिर वो 1 हफ्ते ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशन चला और फिर प्रैक्टिस छूट गई। आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि फिर आगे आने वाले टाइम में उस बात पे मैंने काम करा, कवर करा, फिर एग्जाम क्लियर भी हुआ, राइट। तो क्या करना है, रोज प्रैक्टिस करना है आपको, हर दिन प्रैक्टिस करनी है। मॉक टेस्ट और मॉक एग्जाम ना एक बहुत अच्छा तरीका होता है प्रैक्टिस करने का। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मॉक टेस्ट और मॉक एग्जाम्स आपको कहाँ मिलेंगे, एंट्रेंस एग्जाम मैथ्स के, वो सब मैं आपको वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ कि आपको मैथ्स के कोर्सेज अच्छे कहाँ मिल सकते हैं, अच्छे मॉक टेस्ट कहाँ मिल सकते हैं, वो सब आपको हमारे साथ ही मिल जाएगा। वी हैव एन ऐप एंड ए वेबसाइट जिसके थ्रू आप सब में एनरोल कर सकते हैं, बट इन सब के लिए आपको एंड तक रुकना पड़ेगा। और अभी हम इस बात को कंटिन्यू करते हैं कि मॉक टेस्ट और एग्जाम्स बहुत अच्छा तरीका होता है अपने आप को मोटिवेट रखने का। स्टार्टिंग में जब प्रिपरेशन दोबारा से रिज्यूम कर रहे हो तो हर हफ्ते एक एग्जाम दो, और धीरे धीरे जैसे आपकी प्रिपरेशन पटरी पर आने लगे तो क्या करो, ऑलमोस्ट 2 दिन में एक एग्जाम या हर रोज एक एग्जाम दो, उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। इससे पता लगता रहती है हमारी औकात, औकात एज इन की कितनी तैयारी हो गई है, कहाँ पे कमी आ रही है, तुरंत पता लगती रहेगी, राइट। नेक्स्ट थिंग इज फोकस ऑन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। अब क्या करते हैं ना बच्चे, मेरे पास हर सब्जेक्ट की बेटा 10-10 बुक्स हैं, पर अगर मैं एग्जाम प्रिपरेशन करते वक्त एक सब्जेक्ट की 10 बुक्स रेफर करूंगी ना, तो मैं सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ पाऊंगी, और वो भी अच्छे से नहीं। और बच्चे भी करते हैं, वो क्या करते हैं, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, दोबारा बता रही हूँ क्योंकि मैंने भी गलतियां करी हैं। स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, जैसे मैंने जब पहला अटेम्प्ट दिया तो क्या था, हम MSc कर रहे थे, स्टार्ट करिए अभी MSc उस दौरान, तो MSc के ज्यादा सब्जेक्ट्स नहीं आते हैं उस दौरान, तो क्या करें ना, उस टाइम पे बाकी इंस्टीट्यूट्स के नोट्स अवेलेबल होते हैं ना, तो बाकी स्टूडेंट्स ने ना इंस्टीट्यूट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर लिए थे जो हमारे सीनियर्स थे 1 साल, तो हमने क्या करा, उनसे नोट्स ले लिए। हमने सोचा कि पहले से नोट्स पढ़ लेंगे तो एग्जाम क्लियर हो जाएगा। नोट्स ले लिए, तो हमारे पास अपनी बुक्स थी, नोट्स थे, कुछ बैचलर्स की बुक्स थी, हर एक सब्जेक्ट के लिए हमारे पास 3-3, 4-4 टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल हो गई हैं। अब क्या हुआ,
पढ़ने का मन ही नहीं करेगा, क्योंकि 4 बुक्स देखोगे एक सब्जेक्ट की तो प्रेशर आ जाएगा, कहाँ से पढ़ने का मन करेगा। इसलिए अपने लिए ऐसा वो बर्डन नहीं करें, अपने आप को एक बुक से पढ़े। अगर आप मेरे साथ में कोर्स में ज्वाइन होते हो या इससे पहले आपने मेरे साथ कभी भी पढ़ाई करी है, चाहे वो यूट्यूब पे करी हो, चाहे वो पेड कोर्सेज जो ऐप पर है उनमें करी हो, आइदर वे कहीं भी करी हो, तो आपको एक बात पता होगी। मैं एक बात सजेस्ट करती हूँ, एक सब्जेक्ट के लिए एक बुक पढ़ो। मैं आपको 4 सजेस्ट करूंगी, उनमें से एक कोई भी ले लो, कोई भी एक लो और उसे पढ़ो, ठीक है ना। क्योंकि एक बुक में से अगर आप पढ़ोगे तो आप उसको कंप्लीट कर पाओगे, उसके टॉपिक्स पे ध्यान दे पाओगे, उसको रिपीट कर पाओगे। एक डेफिनेशन को 2-2, 3-3 बार पढ़नी पड़ती है, ऐसे नहीं समझ में आती, ठीक है। फिर उसको 2-2, 3-3 बार लिख के हुए देखना पड़ता है। तो एक बार में एक बुक करो और कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करो, नंबर ऑफ बुक्स ज्यादा करने पे फोकस मत करो। सेम गोज फॉर क्वेश्चंस। जब हम क्वेश्चन सॉल्विंग पर आते हैं तो बच्चों का ही रहता है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। उस चक्कर में वो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने वाली बुक्स खरीद लेते हैं और फिर वापस उससे ओवरबर्डन हो जाते हैं और क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते। मैं आपको बेस्ट क्वेश्चन बैंक हमेशा बताती हूँ अपने सारे कोर्सेज में कि प्रीवियस है क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी, अभी एंड में हम दोबारा बात करेंगे। मैं आपको लगभग 10 एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस क्वेश्चन बताती हूँ, जो कि हर एंट्रेंस एग्जाम में घूम फिर के वहीं के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपने वो प्रीवियस क्वेश्चन कर ली ना पिछले 10-10 साल के उन 10 एग्जाम्स के, तो 10 एग्जाम्स के 10 प्रीवियस क्वेश्चन आपको डाउनलोड कर लेने, प्रिंट करा के अपने पास रख लेने, उनको सॉल्व करते जाना है रिपीट मोड पे। अगर पूरा हो गया बंडल, रिपीट, दोबारा हो गया, तीसरी बार अगेन गो ऑन, कीप ऑन रिपीटिंग। वैसे दूसरी बार की नौबत किसी स्टूडेंट के अभी तक आई नहीं, क्योंकि एक बार में ही आप काफी हो जाते, थक जाते हैं। तो आप उसको रिपीट करते रहो, और कुछ नहीं चाहिए, कोई और बुक्स नहीं चाहिए, कोई और सोर्सेज नहीं चाहिए। वेरी इजीली अवेलेबल सोर्स प्रीवियस ईयर पेपर्स, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, नंबर पे और क्वांटिटी पे नहीं, क्वालिटी पे फोकस करना है। बात ठीक है। मैनेज स्ट्रेस। अब ये तो आपने दुनिया में सब जगह सुना होगा कि भाई स्ट्रेस को मैनेज करो, पर होता क्या है मैनेजमेंट स्ट्रेस का। स्ट्रेस लेना तो हम सबने सीखा है, पर मैनेज करना आज तक किसने सीखा है? नहीं सीखा, तो सीख लेते हैं। देखो, बचपन से लेके आज तक हमें बहुत चीजों के लिए काउंसलिंग दी गई है, ठीक है। तो आपको हो सकता है आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर काउंसलिंग दी गई हो, अगर आप स्कूल में पढ़ चुके हैं, और वहां पे लड़कियों को अलग से बुलाकर एक काउंसलिंग दी जाती है। ऑल्दो एक काउंसलिंग लड़कों को भी दी जानी चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि क्या साइकिल है जो कि फीमेल्स में ज्यादा होती है, मेल्स में नहीं होती है, और जिसके चक्कर में फर्दर आगे हम एक और दुनिया में लाइफ ला सकते हैं। क्या प्रोसीजर होते हैं उनको पता होना चाहिए, बिकॉज उस प्रोसेस का पार्ट एक पेरेंट के फॉर्म में एक लेडी भी होती है और एक मेल भी होता है ना। बट तो वो हमें थोड़ी बहुत काउंसलिंग एक पार्ट को दी गई सोसाइटी के, एक पार्ट को वंचित रखा गया, तो अधूरी रह गई काउंसलिंग। फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे करते हैं, अगेन ये एक पार्ट को ही सिखाया जाता है। जो कॉमर्स ले रहे हैं उनको तो सिखा दिया, वो भी अधूरे तरीके से, सिर्फ बुकिश लेवल पर। और बाकी जिन्होंने साइंस ली थी, ह्यूमैनिटीज ली थी, या कोई और सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन लिया था, वो वंचित रह गए, राइट। इसी तरीके से ऐसी अगर हमारी फिजिकल हेल्थ हमें मैनेज करनी है योगा से, एक्सरसाइज से, तो जो स्पोर्ट्स के स्टूडेंट्स थे वो तो उसमें अव्वल हो गए, क्योंकि उनको स्पोर्ट्स में अच्छा होने के लिए सिखाया गया कि कैसे अपनी फिजिकल हेल्थ को, एकदम फिजिकल फिटनेस पे काम करा जाता है, डाइट मैनेज करके, रेगुलर एक्सरसाइज से, योगा कर कर, एंड थेरेपी से, एंड सो ऑन, है ना। पर बाकी सब उससे वंचित रह गए, जिनका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं था, जो स्पोर्ट्स क्लासेस से दूर थे, जो पढ़ाई में लगे रह गए। तो ऐसा करने के चक्कर में क्या हुआ है, लाइफ में ना बहुत सारी लाइफ स्किल्स है जिसकी काउंसलिंग से हमसे वंचित रह गए। ये ऐसी काउंसलिंग है जो सबको मिलनी चाहिए। जैसे कि पेरेंट कैसे बनना है सबको पता होना चाहिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है सबको पता होना चाहिए, डिस्पाइट योर जेंडर, ठीक है। तीसरी बात, आप सबको पता होना चाहिए कि अपनी फिजिकल फिटनेस का ख्याल कैसे रखना है, चाहे आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हो या नहीं। चौथी बात, योगा क्या चीज होती है, मेडिटेशन क्या चीज होती है, सब हम सबको पता होना चाहिए, वो सब स्कूल में नहीं सिखाया गया। इसलिए ऑब्वियसली आपके लिए बहुत मुश्किल टर्म होगा स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो मैं आपको ब्लेम नहीं करती, मैं एक्सेप्ट करती हूँ आप लोगों की कोई गलती नहीं है, और एक टाइम पे मेरी भी नहीं थी। पर तो अगर हमें नहीं सिखाया गया तो क्या नहीं सीखेंगे, मर जाएंगे। अगर हमें खाना बनाना नहीं सिखाया गया, हमेशा से बताया गया कि लेडीज खाना बनाएंगी, तो आपको ये तो नजर आ रहा है कि ये एक स्टीरियोटाइप है, पर इससे ज्यादा बड़ी बात आपको नजर नहीं आ रही कि वो आपको अपाहिज कर रहे हैं। कुकिंग फूड इज अ लाइफ स्किल, जैसे कि स्विमिंग है। वो चाहे लेडी हो, चाहे जेंट्स हो, चाहे कोई भी जेंडर हो, चाहे ट्रांसजेंडर हो, सबको इक्वली हक है कि उनको आना चाहिए, ताकि कभी अगर उनको तैरना पड़ जाए किसी सिचुएशन में XYZ, तो उनको तैरना आता हो। वैसे ही खाना बनाना सबको आना चाहिए, क्योंकि किसी XYZ सिचुएशन में अगर आपके घर में जो यूजुअली कुक करते हैं, चाहे आपके पापा, चाहे मदर, चाहे सिस्टर, चाहे ब्रदर, वो अवेलेबल नहीं है, तो आप खुद से कुक कर सके। कल को आप बाहर जाके रहेंगे कॉलेज की स्टडीज के लिए, स्कूल के लिए, जॉब के लिए, तभी आपको खुद के लिए खुद कुक करना पड़ेगा। आप कब तक बाहर का खाना खाएंगे, उससे पेट खराब हो जाएगा, हेल्थ खराब हो जाएगी।
पर ये सब हमें नहीं सिखाया गया। इसलिए मैं ये नहीं कह रही कि अब ये सब आप एक ही बार में सीख लोगे इसी वीडियो से, नॉट पॉसिबल। अब हमारे साथ जुड़ सकते हैं, वी हैव अ सेपरेट चैनल फॉर दैट नेम्ड इशिका स्पीक्स। उस पर हम रैंडम इन सब स्किल्स की बात करते हैं, बट उसके अलावा आप अभी क्या कर सकते हो? अभी क्या करें मैम, ये मुद्दे की बात बताओ, गोल गोल तो बहुत घुमा लिया। तो अभी क्या कर सकते हो? अभी आप इतना सोच सकते हो कि स्ट्रेस ना एक बहुत क्यूट सा ऑर्गेनिज्म है। कैसे? आप मान लो आपका फेवरेट जो भी है ना, चाहे वो कोई कार्टून हो, चाहे वो आपका रियल लाइफ में कोई पर्सन हो, या कोई शेप हो, पिल्लो हो, क्लाउड हो, या आजकल वो जो आते नहीं इतने सुंदर सुंदर से वेक्टर डायग्राम्स ऐसे गोल गोल से बने हुए से है ना, कार्टूनिश, कुछ भी इमेजिन कर लो कि स्ट्रेस ना, उसको कोई शेप दे दो, कोई बॉडी है, कोई अच्छी बॉडी जिसको आप जानते हो, आपका कोई दोस्त या कोई कार्टून। कार्टून वाला काम हमेशा बेटर काम करेगा, कोई कार्टून की तरह इमेजिन कर लो। मे बी अगर आपको डोरेमोन पसंद है, डोरेमोन, या टॉम एंड जेरी में से टॉम या जेरी, और फिर आप उसके साथ बैठ जाओ और बातें करो। मैं आपको सिंपलेस्ट सोल्यूशन बता रही हूँ, सभी बातों का निचोड़, टॉक टू योर स्ट्रेस। पर यू कैन नॉट टॉक टू समवन जब तक उसकी शेप नहीं है, फॉर्म नहीं है, वो बोल नहीं सकता। तो अगर आप उसको इमेजिन कर लो कि आपका फेवरेट कार्टून है ना, फिर आप उससे बात कर पाओगे, चाहे वो पिंक पैंथर हो, चाहे कोई भी हो, वो ह्यूमन भी हो सकता है, आपको इमेजिन करना, फिर आप बात कर पाओगे। देखना आपकी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाएगी। आप फिर उससे पूछो, भाई मसला क्या है? जैसे हम दोस्तों से पूछते हैं, और भाई क्या हाल, बढ़िया है ना, वैसे वाला, भाई हाँ क्या हाल, बढ़िया जी, तो बताएगा नहीं यार। तो पूछना है कि यार मसला क्या चल रहा है, कहाँ दिक्कत आ रही है? बोलेगा यार ये एग्जाम खराब हो गया, ऐसे लग रहा है जिंदगी खराब हो गई, मम्मी और पापा सुना रहे हैं, दोस्त का क्लियर हो गया और दुख है ना, 3 dates वाली बात याद आ रही होगी। एंड सो ऑन, उससे बात करो एंड टॉक, जस्ट टॉक, कुछ नहीं और करना, और रोज ये करना है। मैं बता रही हूँ, आपको मैंने जो बताई है सीक्रेट एक्सरसाइज है, रोज ये करना है। इमेजिन स्ट्रेस एज अ बॉडी एंड टॉक टू योर स्ट्रेस एवरी डे फॉर 10 minutes या 5 minutes। रोज बात करो, आपका स्ट्रेस रिलीज होने लग जाएगा। एंड दिस इज द हेल्थीएस्ट वे ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। एंड स्केड्यूल अ टाइम फॉर दिस इन योर स्टडी प्लान। इसके लिए अलग से एक टाइम एलोकेट करो कि बाकायदा रोज मैं 15 मिनट या 10 मिनट इस टाइम पे करूंगा या करूंगी। एंड ट्रस्ट मी, इट विल मेक अ डिफरेंस। टॉक टू योर स्ट्रेस। सबसे सिंपल तरीका होता है ना कि वी डोंट टॉक टू व्हाट इज एक्चुअली वरिंग अस। हम चीजों से डर जाते हैं, ये नहीं बात करते कि डरा क्या रहा है और क्यों रहा है। बात करोगे, बात कैसे करेंगे, उसको इमेजिन करो एक अच्छी सी फॉर्म में जो आपको प्यारी सी लगे, डरावनी नहीं, प्यारी फॉर्म में, एंड देन टॉक, एंड यू विल बी एबल टू टॉक और स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा। चाहे वो फियर हो, चाहे स्ट्रेस हो, चाहे एंगर हो, तो उड़ जाएगा। सेल्फ केयर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनफैक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगेन ये भी एक स्किल है जो बचपन से लेकर अब तक मेरे को लगता है तो किसी को भी नहीं सिखाया गया, ना स्पोर्ट्स वालों को, ना कॉमर्स वालों को, ना साइंस वालों को। थोड़ा बहुत मैं मान लेती हूँ कि किसी ने सीखा होगा, अगर उन्होंने थोड़ी बहुत फिलोसफी अपने आप पढ़ ली है, तो फिलोसफी पढ़ते पढ़ते शायद वो सेल्फ हेल्प बुक्स तक पहुंच गए हो बाय इंटरेस्ट। ये बुक्स हमें स्कूल में नहीं पढ़ाई गई, तो हो सकता है आपने सुना हो कि अपना ख्याल रखना और खुद से प्यार करना जरूरी है। हमारी जैसी सोसाइटी है, मैंने तो बचपन से ही सीखा है कि खुद के बारे में सोचना मतलब सेल्फिश होना होता है। बट इतनी बड़ी एज में आने के बाद काफी बुक्स एक्सप्लोर करके लाइफ में उन चीजों को ट्राई करके मैं सीख पाई हूँ कि खुद का ख्याल रखना सेल्फ केयर होता है, और खुद का ख्याल रखते रखते दूसरों की बाउंड्रीज क्रॉस करना और उन्हें हार्म करना, वो सेल्फिशनेस होता है। आपको खुद का ख्याल रखना आना चाहिए कि कैसे खुद का के आपको अच्छी डाइट रखनी है, कैसे खुद को रोज एक्सरसाइज पे लेके जाना है, कैसे अपने लिए बाउंड्री सेट करनी है कि इतने टाइम के बाद मुझे रोज टाइम पे घर होना चाहिए ताकि मैं टाइम पे अपनी बेड टाइम एक्टिविटीज कंप्लीट करके सो पाऊँ, हमें नींद खराब ना हो। वंस अ मंथ हम कर सकते हैं कि हाँ कभी हम किसी नाइट आउट या पार्टी जोन में है, या कभी फैमिली आउटिंग है, या कभी रीडिंग नाइट है, या प्लेइंग नाइट है, कार्ड्स नाइट है, वंस अ मंथ। और उसके अलावा बाकी दिन के लिए हमारे पास अपना रूटीन होना चाहिए। सेल्फ केयर ये होता है। और सेल्फिशनेस इसके अलावा होती है। सेल्फिशनेस मतलब जिसमें आप दूसरों को हार्म कर रहे हो, चीट कर रहे हो, ब्लफ कर रहे हो, वो सब। पर खुद का ख्याल रखना सेल्फिशनेस नहीं होती है। दैट इज वेरी नेसेसरी, स्टार्ट डूइंग इट। क्योंकि एग्जाम में ना जब प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट के बाद अगली चीज क्या है, अपना ख्याल रखें, खुद को खुश रखें। अब खुद को खुश रखने के वेरियस मेथड्स होते हैं। सबसे पहले अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, और हेल्थ के लिए अगर आप रोज अपनी लाइफ में थोड़ी सी अच्छी डाइट और थोड़ी सी योगा और एक्सरसाइज ऐड करेंगे ना, तो वहां से शुरुआत होगी। अदरवाइज देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट, लंबी कला है, बहुत डिटेल कला है, टाइम से सीखनी पड़ेगी। मैं पूरी एक सेशन में नहीं सिखा सकती, पर सिखा सकती हूँ अगर आप सीखना चाहें तो। पर अदरवाइज आप कहीं से भी सीख सकते हैं। इसके ऊपर thousands and lakhs of sources are available, but start somewhere and start small. Start by your diet and your exercise. Getting the point?
अब क्योंकि आप यहाँ पर हैं और आपने पॉजिटिवली मेरी इतनी सारी बातों को सुना है और आपको भाषण नहीं लगा, इनकेस नहीं लगा, और अगर आपको लगा भी है फिर भी आपने सुना, तो आई वुड लाइक टू थैंक यू एंड आई लाइक टू टेल यू द लास्ट मैसेज कि बी पॉजिटिव। ये नहीं कह रही कि नेगेटिव होना ही नहीं है, ये बोला पॉजिटिव नहीं है कि अगर कभी सैड हो गए तो ये सोचने वो मैं नेगेटिव हो गया, नहीं, सैडनेस इज नॉट नेगेटिविटी। पॉजिटिविटी का मतलब ये है ये सोचना कि जो एक्शंस मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, बिकॉज देयर इज अ हायर पावर दैन मी दैट इज टेकिंग केयर ऑफ मी एंड होल ऑफ दिस अर्थ एंड होल ऑफ दिस यूनिवर्स, जिसको हम गॉड कहते हैं। तो ये याद रखना कि अल्टीमेटली ना आई कैन नॉट डू एवरीथिंग, वी ऑल आर इम्परफेक्ट एट सम लेवल, गिव योर बेस्ट एंड फिर लीव द रेस्ट, फिर वो हायर पावर अपने आप देख लेगी कैसे मैनेज करना है। और इसका मतलब ये नहीं कि बैठ जाना है, मेरी बात सुनी थी ना, गिव योर बेस्ट, पहले अपना बेस्ट देना है, फिर पॉजिटिव रहने की बाकी रब देख लेगा। कहीं कहीं हम गलती भी करेंगे, कहीं ना कहीं उन गलती को एक्सेप्ट करके सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे भी, पर अगर हो भी गई गलती तो सिर नहीं पकड़ना है, तो उससे सीखना है और फिर रब पे छोड़ देना, राइट। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। लग जाओ काम पर अब क्योंकि मैंने आपको एक प्लान बताया, मैंने आपको बताया देयर इज नो वन प्लान फिट्स ऑल। हम सब ऐसी उंगलियों की तरह हैं, अलग अलग शेप साइजेस और रूटीन से हैं, अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड से हैं, अलग अलग जोग्राफिकल एरिया से हैं, तो हम सबके लिए अलग हैबिट्स हैं, अलग रूटीन है, अलग नेचर है, अलग चैलेंजेस है। तो कस्टमाइज करो, कस्टमाइज सुने ना, आजकल हम इतना कस्टमाइज गिफ्ट्स का, कस्टमाइज ड्रेसेस, क्लोथ्स, ज्वेलरी, इन सबका फैशन है, तो कस्टमाइज करो प्लान को भी। एक प्लान मैंने आपको बताया, आप ये प्लान कहीं से भी सुनते हैं, किसी इंसान से, किसी वीडियो से, किसी बुक से, आप बहुत बार उसको आगे से अपना लेते हैं, वो भी गलती होती है। ये प्लान मेरा प्लान है क्योंकि मेरी लाइफ में काम करा, आपने इसमें से क्या करना है, इसको सुनना है, इन चीजों को लिखना है कागज पे और फिर अपने हिसाब से कस्टमाइज करना है, देखना है आपके लिए क्या बेस्ट काम करेगा, समझे। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। और इसके बाद क्या, इसके बाद हम शुक्रिया करना चाहेंगे आपका, पर इससे पहले कि आप जाएं, रुको रुको, जरूरी काम बाकी है। तो लेट मी टेक यू टू आवर वेबसाइट edu.tripbohemian.com। ये वो वेबसाइट है जहाँ पे आपको हर मैथमेटिक्स के एंट्रेंस एग्जाम के लिए कोर्सेज मिलेंगे, भरपूर कोर्सेज हैं। सभी कोर्सेज में आपको यही शक्ल नजर आएगी जो आपके सामने है, यही ना चीज नजर आएगा सिखाता हुआ। तो आई विल बी देयर एज द मेंटर, एज द टीचर, एज द गाइड, एज द लेक्चरर, एज द प्रोफेसर टू होस्ट ऑल दीज कोर्सेज फॉर यू। इसमें आप सीख सकते हैं, जुड़ सकते हैं इन सभी कोर्सेज के साथ। ये सब एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, किसी ना किसी कोर्स के लिए, किसी डिग्री के लिए, या फिर पीएचडी के लिए, या एमएससी के लिए, या बीएससी के लिए, या फिर किसी रिक्रूटमेंट एग्जाम के लिए, जैसे कि एग्जाम्स होते रहते हैं फॉर टीजीटी मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट में पोस्टिंग है, या एसएससी, सीएचएसएल एंड सो ऑन। तो आप इन सब में अगर मैथ्स कवर करना चाहते हैं तो सारी मैथ्स पे यहाँ पे मैंने काम करा। और तो मैथ्स के अलावा भी हम फाइन आर्ट की इन जनरल बात नहीं करें, पर पेंटिंग मेरा इंटरेस्ट है और वो मेरा सेकंड मेजर है। तो अगर आप फाइन आर्ट की जगह आर्ट कोर्सेज में भी इंटरेस्ट रखते हैं, सो वी हैव वेरिएड आर्ट कोर्सेज आल्सो फॉर यू, जिनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड अगेन आई विल बी योर मेंटर, योर गाइड एंड द नाचीज आर्टिस्ट इन फ्रंट ऑफ यू, राइट। इसके अलावा वी हैव एन ऐप, ट्रिप बोहेमियन नाम से ये ऐप है, जिस नाम से आप इस यूट्यूब चैनल पे शायद ये वीडियो देख रहे होंगे, ऐसा इसका लोगो है। खैर से लोगो पे काम चल रहा है, तो हो सकता है रिसेंट जल्दी अपडेट हो जाए तो आपको अनाउंस कर दिया जाएगा, पर फिलहाल यही प्यार सा लोगो है। और अपना यूट्यूब चैनल, ये अपना यूट्यूब चैनल है जिसपे आप वीडियो देख रहे हैं, मेरी कुछ फोटोज हैं, पुरानी पहचान में आ रही होंगी आपको, ट्रिप बोहेमिया बाय शिका। तो इस पर आप आ गए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर लें, इसलिए ताकि आप ऐसी अच्छी अच्छी सी और इंटरेस्टिंग से और बोरिंग से और लंबे से लेक्चर्स सुन सके रोज मेरे, है ना। बाय रोज आई डोंट लिटरली मीन रोज, बट हाँ, आई विल बी देयर टू हेल्प यू एट एवरी स्टेप। आपको एक और अच्छी चीज बता दूँ, अगर आपको मेरे से बातचीत करनी, बहुत लोगों को मेरे से कुछ बात करके पूछना होता है कि मैम हम आपसे पर्सनली क्वेश्चन पूछना है, किसी और को नहीं बताना, है ना। ऐसा क्वेश्चन कि मैम, है ना, मेरे इतने मार्क्स आए, ज्यादा खराब तो नहीं है, कट ऑफ क्लियर हो जाएगी, किसी और को नहीं बताना मुझे। तो ये जो ऐप है ना, आप इसको डाउनलोड करेंगे, आपको इस पे एक चैट का ऑप्शन भी मिलेगा। ये आपका इंटरफेस है, ऐसा नजर आ रहा है, आगे भी आई होप ऐसा ही नजर आए आपको। इससे बहुत सारे ऑप्शंस नजर आ रहे होंगे। यहाँ पे कॉर्नर पे आपको 3 लाइंस जो नजर आ रही है ना, वो मेन्यू है। तो आपको क्या करना है, जैसे आप, ये सब तो कोर्स के कंटेंट्स है, आपको इस तरीके से नजर आएंगे। ये अपना टेस्ट सीरीज है, अरे हाँ, टेस्ट सीरीज की बात आपको बताई थी। यहाँ पे आपको ऐप पे बेस्ट टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे, दे ऑल आर बीन टाइप्ड एंड मेड बाय मी एंड दे ऑल इंक्लूड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ ऑल द एग्जाम्स। सो आप यहाँ से मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। हाँ, ये हम बात कर रहे थे। ये आपका जो मेन्यू था ना, होम पेज पर 3 लाइनें यहाँ पे बड़ी थी, उस पर क्लिक करने से ये खुलेगा।
यहाँ पे आपको चैट नजर आएगा, यहाँ पे आप टाइप करके बातचीत कर सकते हैं। और फिलहाल अभी मेरे पास और कोई हेल्प नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे डायरेक्टली आपके पास जो बातचीत है वो मेरे से ही होगी। आई बी देयर टू रिप्लाई। जैसे ही मेरे पास और कुछ हेल्प होगी तो है ना, वो सेकंड लेवल हो जाएगा, फिर मेरे पास मैसेजेस आया करेंगे। पर फिलहाल मैं ही हूँ, तो आपके लिए अच्छी बात है कि आप डायरेक्टली मेरे से बात कर सकते हैं और कोई भी डाउट्स अपने हैं तो पूछ सकते हैं, राइट। So I hope that is it for today. Thank you for bearing me and thank you for being a wonderful audience. Trust me, ये सेशन होस्ट करने में इतना मजा इसलिए आता है क्योंकि सुनने वाले गजब हैं, मजेदार हैं, इंटरेस्ट लेके सुन रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी, दैट इज द ऑडियंस आई वांट, जो रिस्पेक्टफुल है, जो सुनना चाहती है, सीखना चाहती है ना। हर टाइप के लोग हैं दुनिया में, इस उंगली की तरह सब लोग ऐसे नहीं है। तो मुझे सिर्फ वो वाली ऑडियंस अच्छी लगती है जो सीखना चाहती है, सुनना चाहती है, जिनको लगता है कि यार हाँ, लाइफ में कुछ डिफरेंट करके जाना है। ऐसा नहीं कि पीछे वालों के लिए इसलिए डिफरेंट करना है क्योंकि हमें लाइफ को एंजॉय करना है। इतना ही पर्पस है लाइफ का कि लाइफ में सही चलते चलते एंजॉय कर कर जाना है। सही चलने का मतलब क्या है, वही सीखना है कि कैसे सही चलते चलते एंजॉय करना है। चाहे वो डाइट सही रखनी है, अपना बिहेवियर सही रखना है, काइंडनेस के बारे में बात करो एंड सो ऑन, लॉन्ग लिस्ट, राइट। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। आई एम इशिका एंड ट्रिप बोहेमिया साइनिंग ऑफ। तो जाते जाते आपको अपना मोटो याद दिलाते हैं। सो कीप कमिंग बैक टू ट्रिप बोहेमिया, टू एयर करना मतलब गलती करना, बट टू लर्न, तो अपनी गलतियों से सीखना, एंड हेंस टू लिव लाइफ आउट ऑफ द बॉक्स। टेक केयर, टाटा।